जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनडीए फर्स्ट में जितने भी 2019 में हिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे तो उनकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो अगर आपको एनडीए की वोकैब तैयार करनी है तो आप जाकर के प्रीवियस ईयर के थ्रू हमने जो ऑप्शंस थे उनको भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो उसके थ्रू आप जाकर के तैयार कर सकते हैं, जिनका लिंक जिन वीडियोज़ का लिंक जो कि एक प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही 5 साल के स्पॉटिंग एरर्स भी करा दिए गए हैं, 5 साल के जो ईडियम्स आए थे वो भी करा दिए गए हैं, और जो नेक्स्ट 5 सालों के जो बचे हुए हैं स्पॉटिंग एरर्स वो आने वाली वीडियो में सेकंड पार्ट में करवा दिए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और साथ साथ में आपको अगर फिजिक्स केमिस्ट्री इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए आपको किसी अन्य चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं, इसी चैनल पर आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के माध्यम से बहुत ही अच्छे से डीप में जाकर के कंसेप्ट डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो ये जेम्स मिल थे। जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया की पुस्तक लिखी तथा इसको सबसे पहले 1817 में प्रकाशित किया गया था। तथा उसमें जो था भारत में जो ब्रिटिश कंपनी आई थी उन्होंने जो शासन किया था उसके बारे में बहुत अच्छे ही से डिफाइन किया गया था। तो इसको भी वही बातें यहाँ पर सेम लिखी गई हैं, बस ये है कि ये इसे कई संपादकों ने सुधार सहित कई बार प्रकाशित किया था। सर्वप्रथम 1817 में हुई थी। जेम्स मिल इसके लेखक थे। अगला देखते हैं। 25 अगस्त 1857 की आजमगढ़ उद्घोषणा ने निम्नलिखित में से किस विषय पर बल दिया? तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ की घोषणा हुई थी, ये किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह के द्वारा। और आखिरकार ये फिरोज शाह था कौन? ये फिरोज शाह था बहादुर शाह जफर जो है उसका बेटे का बेटा, यानी जो हम पौत्र कह सकते हैं, पोता जिसे बोलते हैं, ये पोता था। तो इसमें मोस्टली जो बात की गई थी, यानी मुख्यतः जिस बात पर जोर दिया गया था वह हिंदू मुस्लिम विभाजन पर दिया गया था। तथा उस समय आप जानते हैं कि दिल्ली इसे जो प्रकाशित किया गया था, इस बात को आजमगढ़ उद्घोषणा को दिल्ली गजट नाम की एक पत्रिका थी उसमें प्रकाशित किया गया। और उस समय आप जानते हैं कि 1857 का समय चल रहा है, तो वहाँ पर सैनिक विद्रोह भी चल रहे थे। तो वही कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं आगे। तो ये भी आप वही सेम बातें, अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो आप टेलीग्राम चैनल से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो ये उर्दू में प्रकाशित थी, ये हम बोलना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वायसराय ने यह कहा कि अगर गांधी ना होता तो दुनिया वाकई खूबसूरत होती? तो ये जो लॉर्ड विलिंगटन साहब हैं, इन्होंने कहा था कि अगर गांधी ना होता तो दुनिया वाकई खूबसूरत होती। जैसे कि आप जानते हैं कि लॉर्ड इरविन जो था 1926 से 1931 तक भारत का वायसराय रहा। तो इसके समय में क्या हुआ, जब गांधी जी ने वो लॉर्ड इरविन समझौता स्वीकार कर लिया, क्योंकि इसके पहले जो था कि गांधी जी और कांग्रेस ये दोनों गोलमेज सभा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब गांधी इरविन समझौता होता है तो उसके तहत गांधी जी तैयार हो जाते हैं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, उसमें जब ये जाते हैं तो वहाँ पर जब अनुसूचित जातियों के लिए यानी SC के लिए जब वो घोषणा कर दी जाती है, कम्युनल अवार्ड जिसे हम सांप्रदायिक पंचांग कहते हैं, उसकी घोषणा कर दी जाती है। तो उसकी वजह से वहाँ से गांधी जी रुष्ट होकर के चले आते हैं। इसलिए जो लॉर्ड वेलिंगटन है ये इन्हीं के बारे में कहता है कि अगर गांधी जी ना होते तो दुनिया वाकई खूबसूरत होती। उस गधे का कहना था, ऐसा मेरा नहीं मानना है। तो ऐसे ही उसने कहा था तो बोल दिया। अगला है द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन इसी समय हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन को जब गांधी जी वहाँ से आए तो उन्होंने यहाँ पर गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसे दोबारा आरंभ कर दिया। और सांप्रदायिक निर्णय था, पूना पैक्ट भी इसी समय में हुआ। हाँ, पूना पैक्ट तो आप जानते हैं पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में, जिसमें से गांधी जी ने उनको 178 सीटें दे दी थी। और अगला है भारत शासन अधिनियम 1935 भी इसी के समय में आया था। तो अगला देखते हैं। किस भारतीय व्यवसायी ने गांधी जी के सर्वनिष्ठ उद्देश्य की ओर कार्य करने में उनकी सहायता लाभप्रद पूंजी का समर्थन किया? तो जैसे कि जो घनश्याम दास बिरला जी हैं, ये सबसे पहले गांधी जी से 1916 में मिले थे। जब वहाँ 1916 में मिले गांधी जी से तो ये इनके फैन हो गए, और फैन होने के बाद क्या किए, तो गांधी जी के इस बात का समर्थन किए, लाभप्रद पूंजीवाद का। और साथ साथ में इन्हें जो था, जब भारत आज़ाद हो गया तो इन्हें देश के दूसरे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। तो उसका आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि भारत का जो दूसरा सर्वोच्च सम्मान है वो कौन सा है, तो वो आप बताएंगे। और इन्हें दूसरे सर्वोच्च सम्मान के साथ सम्मानित किया गया। और साथ साथ में इन्होंने, आप एक बिड़ला सीमेंट सुनते होंगे, तो इन्होंने बिड़ला उद्योग की स्थापना की। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वहाँ पर उसी के बारे में कुछ लिखा था, लेकिन आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। इन मेमोरियम कलाकृति निम्नलिखित में से किस यूरोपीय चित्रकार की एक रचना है? तो ये इसके लिए ज़्यादा हमें इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। जो पैटर्न साहब हैं इनकी ये रचना है।
तो चलते हैं अगले की ओर। इसके बारे में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि ठीक ठाक है। पैटर्न जो थे स्कॉटिश निवासी प्रमुख कलाकार एवं मूर्तिकार थे, तथा यह जो कलाकृति है ये 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश लेडीज इन इंडिया के ईसाई देवता को समर्पित की गई थी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः प्रवर्तित क्रांति कहा है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि 8 अगस्त जो 8 अगस्त थी, 8 अगस्त को 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने क्या किया, संपूर्ण देश को आह्वान किया दोबारा सभी ने अवज्ञा आंदोलन के लिए। तो सभी लोग तो आ गए। इन्होंने फिर 9 अगस्त को ये आंदोलन आरंभ कर दिया। जैसे ही इन्होंने ये आंदोलन आरंभ किया, उसके आरंभ करते ही जो गांधी जी थे और उनके जो साथ में जो अन्य शीर्ष नेता थे, यानी श्रेष्ठ नेता, जो जैसे कि जवाहरलाल नेहरू हो गए, तो इन सब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, सब जवाहरलाल नेहरू हो गए, इन सब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया पहले ही दिन। तो इसलिए जो ये इतिहासकार हैं F.G. हचिंस, इन्होंने इस क्रांति को स्वतः प्रवर्तित क्रांति कहा है। और ये गांधी जी को ले जाकर के इन्होंने आगा खां पैलेस में बंद कर दिया था। अंग्रेजों ने आगा खां पैलेस में नज़रबंद कर दिया था। तो वही बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो आप देख सकते हैं। और लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि गांधी जी ने इसी क्रांति में करो या मरो का नारा दिया था। तो चलते हैं अगले की ओर। इस PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, ये टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, सॉरी फॉर दैट। और जो अगला दिया हुआ है निम्नलिखित, मतलब यहाँ पर ऐसे बोला गया है कि हमें पहचानना है कि कथन ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए दिया है। पहले ही बता रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही हो सकता है। दोनों कथन अलग अलग सही, और कथन 2 जो है कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। जबकि ऑप्शन बी बोलता है दोनों कथन अलग अलग सही हैं, किंतु जो कथन 2 है कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन सी बोलता, मतलब सी पॉइंट बोलता है कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। ऐसे डी बोलता है कथन 1 गलत है, किंतु कथन 2 सही है। तो यहाँ पर आगे आने वाले हैं 1 और 2 वाले, इसलिए इन्होंने ऐसा कुछ कहा है। तो पहला कथन बोलता है अबू फजल ने अकबर के शासनकाल से संबंधित विचारों को सुगठित किया, निरूपित किया और उन्हें सुस्पष्ट किया। क्योंकि जब आपको क्योंकि लगाने से आपका स्पष्ट आंसर मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगर ना मिले तो ऑप्शन बी राइट होगा, और अगर कथन 1 गलत हो या 2 गलत हो तो उसके लिए सी और डी बचे हुए हैं। तो यहाँ पर हम क्योंकि लगा लेते हैं। जैसे कि हमने लगा लिया क्योंकि, उन्हें सुस्पष्ट बनाया क्योंकि अबू फजल के गुणों ने अकबर को प्रभावित किया। अकबर ने अबू फजल को अपनी नीतियों के लिए उपयुक्त परामर्शदाता और प्रवक्ता के रूप में पाया। तो जैसा कि आप देखेंगे, जब आप अकबर के बारे में पढ़ते हैं और अबू फजल के बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि यानी ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। यानी जो कथन 2 है वो कथन 1 का सही एक्सप्लेनेशन है, और दोनों कथन अलग अलग भी सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इधर है। तो जैसे कि हमने आपसे कहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, जैसे कि ये जो आईने अकबरी के बारे में आपको अवश्य पढ़ना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अरे हाँ, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो आईने अकबरी के बारे में यहाँ पर वही सारी बातें लिखी हुई हैं, कई बातें हैं। जैसे कि एक ब्यौरेवार ग्रंथ है तथा ये नवरत्न, ये जो अबू फजल थे अकबर के दरबार में एक नवरत्न थे। अबू फजल ने इसके 3 खंड बनाए थे। एक पहले खंड में तो मतलब ये अकबरनामा जो है इसका तृतीय पार्ट है, और ये स्वयं 3 खंड, ये खंड है, एक खंड जो है वो खंड भी 3 प्रखंडों में विभाजित हैं। जैसे कि एक है, एक के 3 पार्ट हैं, और इस 3 के जो अलग अलग हैं इनके भी एक के 3 पार्ट हैं। शायद आप समझ गए होंगे। और जो सर्वप्रथम जो वारेन हेस्टिंग्स था, इसके शासनकाल में इसके द्वारा जो आंशिक अनुवाद किया गया था, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसका लिंक आपको इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। जो अबू फजल है ये फारसी भाषा द्वारा लिखित एक इतिहास, मतलब ये आप पढ़ सकते हैं, बार बार पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगस्त 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा पारित किसान घोषणा पत्र में आमूल परिवर्तनवादी मांगे अंतर्विष्ट थी। तो हाँ, ये बात सही, क्योंकि जब अगस्त 1936 आया था तो उन्होंने, मतलब कांग्रेस ने जो था वो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की, तथा उनकी कुछ मांगे थी। उन मांगों में से कई मांगे ऐसी थी जो कि एक बेसिक नीड्स पर बात करती थी, जैसे कि जो किसान था उसका शोषण रोक दिया जाए, जैसे कि जो लगान है उसको लगान को 50% तक घटा दिया जाए। 10 रुपये पड़ रहे हैं तो मान लिया 5 रुपये लेने लगे वो लोग लगान। और सामंत जो थे वो सामंत बहुत अत्याचारी टाइप के हुआ करते थे, तो उनका कहना था कि जो उनके वसूलने के तरीके में परिवर्तन होना चाहिए, यानी सामंतों को हटा देना चाहिए एक तरीके से। ऐसे अगला कथन बोलता है, अखिल भारतीय किसान सभा कांग्रेस का एक भाग थी और इसने प्रांतीय कांग्रेस समितियों से घनिष्ठ संबंध बना रखे थे। हाँ, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर आप क्योंकि लगा कर देखेंगे तो आपको राइट आंसर मिलेगा। तो चलते हैं, तो यहाँ पर वही बातें लिखी हुई हैं
कि इसको 1916 में लखनऊ में अखिल भारतीय अधिवेशन का अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। सभी प्रांतीय किसान सभाओं को मिलकर बनाई गई तथा संयुक्त सभा, यह एक संयुक्त सभा थी जिसमें जो स्वामी सहजानंद जी थे और एन.जी. रंगा थे। तो जो स्वामी सहजानंद थे उन्हें अध्यक्ष और जो एन.जी. रंगा थे उन्हें महासचिव बनाया गया। अखिल भारतीय किसान सभा के घोषणा पत्र की कुछ बातें जो हैं निम्नलिखित हैं, जैसे कि आर्थिक शोषण से किसानों की मुक्ति, भू राजस्व लगाने 50% कम कर देना और सामंती वसूली की समाप्ति, जो सामंत बुरे तरीके से यानी अत्याचारी तरीके से वसूल करते थे उसको समाप्त करना, श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी, कम से कम इतनी मजदूरी उन्हें प्राप्त हो सके श्रमिकों को कि वो अपने जीवन की बेसिक नीड को पूरा कर सकें, रोटी कपड़ा मकान, ये होता है निर्वाह मजदूरी। और फिर किसान सामानों की मान्यता आदि। तो अगला देखते हैं हम, 1 मिनट। हाँ, किसानों की अन्य सुधारवादी मांगे थी जमींदारी समाप्ति करना तथा साहूकारों को लाइसेंस देना और वाणिज्यिक फसलों के लिए उचित मूल्य देना। जैसे कि जो वाणिज्यिक फसलें थी, वाणिज्यिक जैसे कि कैश फसलें, जैसे कि वो कपास होता है, कपास, गन्ना, इस तरह की जो फसलें थी, नील, इनका जो दाम था ये उचित मिलना चाहिए, क्योंकि जो अंग्रेज थे ना वो अपने मनमाने दामों पर खरीदते थे, इसलिए इनकी मांग थी कि उचित दाम मिलना चाहिए। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ने भारत पर एक आधुनिक नौकरशाही के माध्यम से शासन किया। इस नौकरशाही ने सिविल सेवा की प्रधानता थी, जिसके सदस्य खुली प्रतियोगिता के आधार पर आधारित योग्यता द्वारा भर्ती किए जाते थे। तो हाँ, ये बातें सही है, यानी इसका कथन नंबर 1 तो राइट है। और दूसरा कथन बोलता है भारतीय सिविल सेवा भारतीयों की एकनिष्ठ सहभागिता पर आधारित थी। ये कथन गलत हो जाता है, क्योंकि जो भारतीय सिविल सेवा है इसका जो गठन किया गया था ये 1919 में जो अधिनियम आया था उसके तहत इसे 1926 में शायद गठन किया गया। हाँ, 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। उसी के तहत जो व्यक्ति थे जिन्हें आईसीएस की बनाया जाता था, उसी के तहत ये परीक्षा इत्यादि दे करके वो बनते थे। और ये जो पहला कथन है ये हमारा सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें हम ऑप्शन में देख लेते हैं क्या थे ऑप्शन। यानी जो हमारा पहला कथन सही है, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। और ये जो है इस वाले का इसका ऑप्शन नंबर ए हमने बात कर रखी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है सन 1931 में कांग्रेस ने के कराची संकल्प ने निम्नलिखित में से किस एक विषय का समर्थन किया। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में बात कर रखी है कि कराची अधिवेशन में मुख्य 2 बातें हुई थी। और कराची अधिवेशन आखिरकार क्यों यादगार बन गया था, क्योंकि वहाँ पर 2 मुख्य बातें हो गई थी और जिसकी अध्यक्षता जो थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा की जा रही थी। उसमें 2 बातें की गई थी, एक मौलिक अधिकार पर लेकर के बात हुई थी और साथ साथ में दूसरी बात की गई थी अर्थव्यवस्था से संबंधित, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से संबंधित बातें की गई थी। और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कराची अधिवेशन में कि इसमें जो स्वराज शब्द था इसको कम्प्लीटली डिफाइन किया गया था इस अधिवेशन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों की भी बात की गई थी। और ये कुछ जो स्वतंत्रताएं हैं ये मोस्टली जो थी वो आर्टिकल 19 से संबंधित थी और जो कुछ थी वो 29 और 30 से संबंधित थी। अगर आप अभी का भारतीय संविधान पढ़ते हैं तो उसमें आपको इन्हीं से संबंधित मिलेंगी, एक 19 से और 29 और 30 से। तो चलते हैं और ऐसे 21 के लिए, जैसे कि यहाँ पर निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, तो जैसे कि आर्टिकल 21 का बोलता है कि निःशुल्क शिक्षा, तो 21 का भी मिल जाता है ऐसे मोस्टली। तो और ये राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम इन्होंने यहाँ पर वही बातें कर रखी हैं। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, ये जो था इसका तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी ही होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी, 1 मिनट क्लियर कर देता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। राज्य होगा जो वो प्रमुख उद्योग और सेवाओं का स्वामित्व होगा, उस पर नियंत्रण रखेगा। तो यही हमारा कथन सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरे ये उस व्यवस्था की बात कर रहे थे जैसे कि समाजवादी व्यवस्था है जो रूस में लागू थी। समाजवादी व्यवस्था पर ये लोग आधारित थे, क्योंकि जैसे कि ये परिणाम तो देख रहे थे पूंजीवादी व्यवस्था का, कैपिटलिज्म का, ये देख रहे थे परिणाम कि इंडिया में कैसी हालत हो गई, अंग्रेज कैसी हालत मचाए। इसलिए कैपिटलिस्ट कंट्रीज की ना होकर की तरफ झुकाव ना लेकर के, जैसे कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसने ब्रिटेन और जो जितने भी कैपिटलिस्ट कंट्री थे, फ्रांस, ये सब थे, इनसे संबंध बहुत देर में बनाना शुरू किया। जो अमेरिका था इससे हमारे संबंध बहुत ही खराब रहे। 2001 के बाद हमारे संबंध कुछ सुधरना शुरू हुए हैं और अभी तो पीक पर चल रहे थे जब मोदी जी शासन में हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप उधर थे, इधर मोदी जी थे, तो पीक पर थे संबंध। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है सांब्रुन की संधि 1809 में निम्नलिखित में से किस युद्ध के द्वारा हस्ताक्षरित की गई।
तो हम हाँ उसकी बात कर रहे थे कि मोदी के समय तो अमेरिका से संबंध अच्छे थे, लेकिन उसके पहले जो हमारे हालात थे बहुत ही ख़राब थे। हम लोग कैपिटलिस्ट कंट्री की तरफ बिल्कुल भी झुकाव नहीं लेते थे, बल्कि हम लोगों ने जो सबसे पहले रिलेशन डेवलप किए तो हम लोग रूस के फेवर में जाना चाहते थे। ऐसे ही रूस के फेवर में, क्योंकि वहाँ पर पूंजीवाद था। और उस समय जो चाइना था, तो चाइना की हालत उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि 1949 में आप जानते हैं कि 1949 में चीन का दोबारा गठन हुआ था, 1949। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हाँ, ये क्वेश्चन था, हम लोग बात कर रहे थे इस पर कि सांब्रून की संधि जो 1809 में हस्ताक्षरित हुई थी वो किस युद्ध के बाद हुई थी। ये जो वाग्राम का युद्ध होता है, इस वाग्राम के युद्ध के बाद इस सांब्रून की संधि को हस्ताक्षरित किया गया था। क्योंकि आपको अगर पता हो कि वियना समझौता, वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वियना की संधि पर वाग्राम के युद्ध के बाद हस्ताक्षर किए गए थे तथा इसे सांब्रून की संधि के नाम से भी जाना जाता है। ऑस्ट्रिया और फ्रांस के मध्य हुई थी 14 अक्टूबर 1809 को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो भैया ये लाइक शेयर करना ना भूलना, थोड़ा सा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर जरूर करो और सब्सक्राइब भी जरूर करो और लाइक तो कर ही दो। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। न्यू मॉडल, अगला क्वेश्चन अपना दिया है, न्यू मॉडल यूनियनों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन बोलता है कि न्यू मॉडल यूनियन 1850 के दशक में गठित की गई थी। तो ये हमारा पहला कथन सही है, क्योंकि जो न्यू मॉडल का गठन हुआ था वो 1850 के दशक में किया गया था। तथा ये जो न्यू मॉडल यूनियंस थी, ये क्या थी, यूनाइटेड किंगडम में जो था वो व्यापारी, जितने भी व्यापारी लोग थे उनका एक संगठन टाइप का था। तो ये जो हमारा 1880 के दशक वाला तो गलती हो जाता है, क्योंकि वही बात बोलता है लेकिन 1880 में बोलता है। और ये बोलता है, तीसरा बोलता है कि न्यू मॉडल यूनियनों ने लेबर पार्टी के एक विचार को समाविष्ट किया। लेकिन ये लेबर पार्टी से मतलब विचार समाविष्ट कैसे करते, क्योंकि इनका जो विचार था वो लेबर पार्टी से मैच ही नहीं खाता था, तो इसलिए हमारा ये भी कथन गलत हो जाता है। तो और चौथा कथन तो गलत ही है, इन्होंने बोला कि 1920 के दशक में महिलाओं का बहिष्कार कर दिया, ऐसी गलत बात है। और इसका हम देख लेते हैं कि कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन दिया हुआ है एक, इस हम ऑप्शन से ही निकाल सकते हैं। देखो हमारा पहला कथन सही था, दूसरा हमारा गलत हो गया था, तो दूसरा गलत है तो ये दूसरा गलत, और हमारा कौन सा गलत हो गया था, तीसरा भी गलत हो गया था। तो मतलब ये नहीं सारे गलत हो गए थे, यानी हमारा केवल ऑप्शन नंबर एक ही सही है। जहाँ पर एक होगा वही हमारा सही होगा, इसमें किसी में एक है ही नहीं, तो हमारा इसलिए ऑप्शन नंबर यही राइट हो जाएगा। तो वहाँ पर 1850 के दशक में जो यूनियंस थी उनका गठन किया गया था, तथा वो जो यूनियंस थी वो यूनाइटेड किंगडम्स का एक विकसित व्यापार संगठन था, तथा इसकी 1850 में वही बातें सारी लिखी हुई हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से 1917 में से रूसी जनता को द अप्रैल थीसिस प्रस्तुत किसने की थी। तो यहाँ पर एक लेनिन है, एक स्टालिन है। तो लेनिन और स्टालिन, तो इनमें से जो थे भैया, स्टालिन तो बाद में आए थे, लेनिन पहले आए थे, तो इन्होंने लेनिन नहीं प्रस्तुत की थी इस अवधारणा को। तो लेनिन ने वर्ष 1917 में रूसी जनता को अप्रैल थीसिस प्रस्तुत की थी, तथा इसमें जो 10 सिद्धांतों की एक श्रृंखला थी जो कि बोल्शेविक पार्टी के सिद्धांत बने। तथा ये जो अक्टूबर की क्रांति हमने पिछली बार 1917 में बात की थी कि 1917 में किसके शासन को खत्म कर दिया गया था, और अलेक्जेंडर केरेंस्की के शासन को, मतलब उसको उखाड़ फेंका गया था, क्योंकि उसे एक प्रधानमंत्री, अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। और लेकिन जो था अलेक्जेंडर केरेंस्की था, उसने विश्व युद्ध में पार्ट लेने की भूल कर दी थी, जबकि जो जनता थी रूस की वो मना कर रही थी कि इस युद्ध में भाग मत लो, लेकिन उसने जबरदस्ती भाग लिया, तो इसलिए उसको उखाड़कर फेंक दिया गया था। और उसके बाद में बोल्शेविक जो अक्टूबर की क्रांति हुई थी उसे हम अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानते हैं, जब हम अलेक्जेंडर केरेंस्की को उसके शासन से हटा देते हैं। तो ये जो यही मतलब वही बातें लिखी हुई हैं, इतनी ज़्यादा नहीं लिखी हुई जितना हमने बोल दिया। जो बोल्शेविक पार्टी इस सिद्धांत को अपनाने के बाद अक्टूबर की क्रांति के लिए परिस्थितियों को पैदा करने में मजबूती मिली, मतलब उसमें उसे एक सुदृढ़ता मिली, एक मजबूती मिली जब ये सिद्धांत उसने अपना लिए। जो 10 श्रृंखला लेनिन ने निकाली थी 1917 में, तो उन्होंने इन जब 10 सिद्धांतों को अपनाया तो उन्हें अक्टूबर की क्रांति में बहुत सहायता मिली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जैसे कि यान्डबो की संधि। तो आपको अगर यान्डबो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसी एक पहाड़ी टाइप की जगह है। तो जैसे कि उस तरह की पहाड़ी जगह या तो नेपाल में मिल सकती हैं, नेपाल में, भूटान में, सिक्किम में, या तो अपने अरुणाचल प्रदेश वगैरह एरिया में, या तो म्यांमार में, क्योंकि यान्डबो की संधि कहीं ना कहीं अपने इतिहास से ही तो रिलेटेड है। तो ये जो यान्डबो की संधि थी इसे 24 फरवरी 1826 को हस्ताक्षरित किया गया। तो वो भी किसके मध्य में, जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत यानी बोले तो अंग्रेज, और जो बर्मा था उस समय का बर्मा, उसमें हस्ताक्षरित की गई थी। तो उस समय जब थी, बर्मा की राजधानी क्या थी, आवा। और ये जो यान्डबो था ना, ये यान्डबो आवा से 60 किलोमीटर की दूरी पर था।
तो वहाँ पर इस संधि को हस्तांतरित किया गया था, क्योंकि जो बर्मा थी और इसके बीच में लड़ाइयाँ हो गई थी असम को लेकर के, क्योंकि वो जो थे बर्मा वाले वो असम पर अधिकार करना चाहते, तो उन्होंने पहले तो अधिकार कर लिया, लेकिन फिर उसके बाद में इन्हें दोबारा हारना पड़ा बर्मा वालों को, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी मजबूत नहीं रह सकी, क्योंकि अंग्रेज इधर से नौसेना लेकर पहुंच गए बंगाल की खाड़ी से, और दूसरा ऊपर से सैनिकों के साथ पहुंच गए, मतलब पैदल सैनिकों के साथ, इधर पानी के सैनिकों के साथ, उधर पैदल सैनिकों के साथ पहुंच गए, तथा बर्मा को घेर के मारा और बहुत बुरी तरह पराजित किया, एक तरीके से कह सकते हैं। तो फिर आखिरकार ये मजबूर हो गए थे संधि करने के लिए बर्मा वाले, तो 1826 में 24 अक्टूबर को इन्होंने संधि पर साइन कर लिया। तो यहीं पर बात हुई है जो असम है, तो इसको फिर असम को अंग्रेजी शासन को सौंप दिया गया था, और उन्होंने मणिपुर पर भी कब्जा कर लिया था। फिर आखिर क्या हुआ कि मणिपुर को एक स्वतंत्र राज्य मान लिया गया, स्वतंत्र क्षेत्र मान लिया गया, राज्य क्या उस समय स्वतंत्र क्षेत्र मान लिया गया। ये 60 किलोमीटर दूर था ये अंडबो, और ये सारी बातें वही लिखी हुई हैं जो हमने बोली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुस्मृति में एक अविवाहिता और उसके प्रेमी के स्वैच्छिक मिलन, तो स्वैच्छिक मिलन के परिणाम स्वरूप विवाह किस प्रकार माना जाता है। तो जैसे कि आप ये महादेव आता है, महादेव, तो महादेव तो आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो देखा होगा, तो उसमें आप देखते हैं कि जो पार्वती माता होती हैं भगवान शिव से विवाह कर लेती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, गंधर्व विवाह। तो ये गंधर्व विवाह की ही बात हो रही है। तो गंधर्व विवाह जो है मनुस्मृति में, उसको छठे प्रकार का विवाह कहा गया है। किस प्रकार का, मतलब 6, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे ही 8 तरह के विवाह हैं, तो यहाँ पर इसको छठे प्रकार का विवाह कहा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो इसमें कुछ बारे में लिखा हुआ है, प्राचीन समय में एक विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। इसमें 8 प्रकार की विवाह का वर्णन है मनुस्मृति में, जिसमें ब्रह्मा, देव, आर्ष, गंधर्व, राक्षस, पैशाच विवाह शामिल है, तथा कन्या और वर की अगर इच्छा से होता है विवाह, तो उसे हम गंधर्व विवाह के नाम से जानते हैं। गंधर्व विवाह की संज्ञा दी गई, तथा यह विवाह का छठा प्रकार है। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन एंड होते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और साथ में इस वीडियो को, जैसे कि हमने कहा है कि आप वीडियो को शेयर करिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।